हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल अक्षय दृष्टि एजुकेशन। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर है उसके सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स जो पहले पार्ट में हमने बताए, उनके अलावा जो सेकंड पार्ट है उसमें कुछ लेसन्स जो हैं टॉपिक रह गए थे। उन टॉपिक्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि जो पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। और आप ये हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल वो अक्षय दृष्टि एजुकेशन नाम से है, और आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस वीडियो का या अन्य जो वीडियो हैं जो अदर वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख करके और अच्छे से अच्छे इन कंटेंट को समझ सकें। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसको अच्छी तरह से आपको समझाऊं, और मैंने पूरे ही ऑब्जेक्टिव को समाहित करने की कोशिश की है, और हूबहू आपको एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो पेपर आपका आने वाला है सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की, ये फर्स्ट बुक है जिसका नाम है राजनीति विज्ञान के जो मूल आधार हैं वो नाम है। और आज हम टॉपिक का जो नाम है वो टॉपिक का नाम है प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बात करेंगे कि प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का संबंध है तो किससे है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन से होता है। अब यहाँ जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो केवल एक स्विट्जरलैंड नामक देश है उसी में है केवल, बाकी सभी में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन व्यवस्था विद्यमान है। नेक्स्ट बात करें सेकंड नंबर की, लोकतांत्रिक शासन में प्रतिनिधित्व यानी कि राजनीतिक प्रतिनिधि का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है फर्स्ट नंबर की जनता द्वारा व्यवस्थापिका के सदस्यों के रूप में निर्वाचित व्यक्ति। सेकंड क्वेश्चन की बात करें थर्ड नंबर, प्रतिनिधि का भूमिका के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत कथन कौन सा है? तो यहाँ गलत कथन आ जाएगा उसे व्यवस्थापिका की बैठकों में सक्रिय भाग लेना चाहिए, उसे निर्वाचन क्षेत्र दल राष्ट्रीय हितों में विवेकपूर्ण समन्वय स्थापित करना चाहिए, उसे सत्ता में रहने के लिए सभी कार्य करने चाहिए, उसे राजनीति को जन सेवा के रूप में अपनाना चाहिए। तो ये सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए ये इसमें इसका आंसर नहीं है। सत्ता में रहने के लिए सभी प्रकार के कार्य करने चाहिए, ये क्वेश्चन इसका गलत हो जाएगा, यानी कि सी नंबर इसका गलत हो जाएगा। बाकी सभी इसके सही आंसर है, ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी, लेकिन ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें चौथे नंबर की, कि प्रतिनिधि के मस्त कार्यों को सामान्य कार्य या विशिष्ट कार्य नामक दो वर्ग में किस विद्वान ने वर्गीकृत किया है? तो वो है A.H. वीके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जोसेफ ला प्लोम्ब्रा के अनुसार प्रतिनिधि की भूमिका के बारे में कौन से कथन को स्वीकार नहीं किया गया है? यहाँ नहीं आ रहा है, तो नहीं किया गया है इसका आंसर आ जाएगा कि वह भूमिगत माफियाओं के नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट है कि निर्वाचन का अर्थ है, तो निर्वाचन का अर्थ होता है मतदाताओं द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन मंडल यानी कि निर्वाचक गण का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रतिनिधि का निर्वाचन करने वाले मतदाताओं का समूह निर्वाचक मंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन के लिए निर्धारित भौगोलिक जो क्षेत्र की इकाई होती है उसी को निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 9वें नंबर की, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? तो वर्तमान में 18 वर्ष है, इससे पहले 21 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर कि कौन सा कथन इनमें से सत्य है? सत्य कथन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सत्य कथन में हम बात करें
तो पहले नंबर का ए नंबर है, प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया के सामान्य नागरिक समूह अपनी संप्रभुता का प्रयोग करता है, ये भी सही है। सेकंड नंबर है, प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया में बहुमत के सिद्धांत का विशेष महत्व है, तो ये भी सही है। और तीसरे नंबर का है कि प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया की राजनीतिक दल व्यवस्था विशेष का प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निर्देशित प्रतिनिधित्व सिद्धांत के समर्थन में विद्वान हैं तो रूसो और रोबेस्पियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निर्देशित प्रतिनिधित्व सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन की बात कर रहा है तो यहाँ आ जाएगा कि यह सिद्धांत सकारात्मक लोकतंत्र के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अनिर्देशित प्रतिनिधित्व सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन के बारे में पूछ रहा है। तो गलत कथन आ जाएगा अपने बी कि प्रतिनिधि को निर्वाचकों के हित की रक्षा के लिए स्व विवेक के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्रतिनिधित्व के उदार लोकतांत्रिक और समष्टिवादी यानी कि मार्क्सवादी और समाजवादी सिद्धांतों का उल्लेख किस विद्वान ने किया है, तो एलन आर बाल ने किया है। 15वें नंबर पर बात करें तो प्रतिनिधित्व के समष्टिवादी यानी कि मार्क्सवादी और समाजवादी सिद्धांत की विशेषता कौन सी नहीं है, तो इनकी बात करें तो इसमें यह नहीं है कि यह मूलतः उदारवादी संविधानवाद का विस्तार है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या होता है, तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है भौगोलिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्रादेशिक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के बारे में कौन सा कथन असत्य है। गलत कथन की बात कर रहा है तो यहाँ आ जाएगा कि इस प्रणाली में विभिन्न व्यवसायों व अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की निंदा एवं व्यावसायिक प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन करने वाले विद्वान हैं, तो ये कौन से विद्वान हैं, तो ये सारे ही हैं, अबेसीज और डिग्बी और वेब्स हैं और GDH कोल है और ग्राम वायलेस हैं और विलियम मैकडोनाल्ड एंड HA स्ट्रीट, ये सारे ही हैं, यानी कि ये सभी आ जाएंगे। इसका आंसर आ जाएगा ये भी है, ये भी हैं और ये भी हैं, तो इसी प्रकार इसका आंसर सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की आलोचना यानी कि अवगुण का अंग कौन सा नहीं है, तो इसमें आ जाएगा कि इसमें से प्रत्येक वर्ग के व्यावसायिक हित सुरक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का प्रतिपादन किया किसने है, किस विद्वान ने किया था, तो ये टॉमस हेयर नामक विद्वान ने किया था। टॉमस हेयर द्वारा यानी कि प्रतिपादित चुनाव कोटा की पद्धति को किस विद्वान ने संशोधित किया, तो ड्रू नामक विचारक है, उसने सुरक्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली कौन सी नहीं है, तो इसमें आ जाएगा सामान्य एक सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का उद्देश्य है, तो इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका आंसर 1 नंबर ही आ जाएगा कि राष्ट्रीय एवं स्थानीय प्रतिनिधि संस्थाओं के निर्वाचन में विभिन्न वर्गों लोगों को उनकी मतदाताओं की शक्ति के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिलाना यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची प्रणाली में सूची कौन तैयार करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा राजनीतिक दल तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता अपने सारे मतों को किसी एक दल की सूची को ही दे सकता है, ये होता है सूची प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में कोई मतदाता मतपत्र पर अपनी वरीयता प्राथमिकता किस रूप में अंकित करता है, तो उतनी ही वरीयताएं जितनी कि उम्मीदवार प्रतिनिधि चुने जाने हों, इसमें डी आंसर आ जाएगा।
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा धर्म पर आधारित जो प्रतिनिधित्व होता है उसी को हम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। सेकंड नंबर की बात करें 28 नंबर, तो उसमें आ जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किस पद्धति को अपनाया गया है? तो इसमें सी आ जाएगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई गई है। सीमित मत प्रणाली में एक मतदाता कितने मत दे सकता है? तो इसका है जितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनसे एक कम मत दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 30 नंबर की, भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए कौन सी निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है? तो यह है सुरक्षित स्थान युक्त संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्यवस्थापिका के कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए होने वाली विशेष चुनावों को कहते हैं। तो इन चुनावों को उपचुनाव कहते हैं। जो पद रिक्त हो जाते हैं उनको वापस से भरने के लिए जो चुनाव किए जाते हैं उनको बोलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विधि का शासन। तो विधि के शासन की धारणा किस देश के संविधान और राज्य व्यवस्था से ली गई है? तो ये है सीधा ही ब्रिटेन से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में इस मत को सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रकट किया है कि व्यक्ति की तुलना में विधि का शासन सदैव ही उत्तम होता है? तो ये बात अरस्तु ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विधि के शासन की अवधारणा को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से किस विद्वान ने प्रकट किया है? तो वो आ जाएगा डायसी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जहाँ से विधि समाप्त होती है वहीं से अत्याचार प्रारंभ हो जाता है, यह कथन किसने कहा है? तो जॉन लॉक महोदय ने कहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की कि विधि का शासन की ऐसी प्रत्येक प्रणाली के विरोधी है जो सत्ताधारियों को अन्यों के बलपूर्वक विभिन्न प्रतिबंध लगाने की विस्तृत स्वविवेक की शक्तियाँ देने में विश्वास करते हैं। तो ये कथन किसका है? तो ये डायसी महोदय का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमारे लिए प्रधानमंत्री से लेकर एक सिपाही या कर वसूल करने वाले तक सभी प्रशासनिक व्यक्ति यानी कि अधिकारी अपने ऐसे कार्यों के लिए जो विधि की सीमा का उल्लंघन करते हों विधि के सामने उतने ही जवाबदेही होंगे जितने कोई अन्य साधारण नागरिक होता है। तो यह कथन किस विद्वान का है? तो यहाँ जो आंसर है वो आ जाएगा कि ये डायसी महोदय ने कहा है। 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो कि डायसी के अनुसार विधि का शासन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसमें आंसर आ जाएगा कि प्रशासनिक विधि व प्रशासनिक न्यायालय ये इसकी विशेषता नहीं है। विधि के शासन की अवधारणा किस विचारधारा का एक आधार है? तो उदारवाद का आधार है। 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विधि के शासन की सीमा अपवाद नहीं है। तो अपवाद नहीं है तो समान विधि और समान न्यायालय की व्यवस्था। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करें कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आ जाएगा कि ब्रिटेन में विधि के शासन से उन्मुक्ति किसी को भी प्राप्त नहीं है, ये ऐसा गलत है। तो यही आंसर आ जाएगा इसका। विधि के शासन की मूल भावना या उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो इसमें आ जाएगा विधि का स्रोत राज्य है अतः विधि राज्य के अधीन होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विधि के शासन की अवधारणा का उल्लंघन है? तो इसमें आ जाएगा कि विधि के आधार पर सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना करना। 13वें नंबर पर ऐसा कौन सा देश है जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के साथ प्रशासनिक विधि व प्रशासनिक न्यायालय की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है? तो वो है फ्रांस देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य विधि के शासन की धारणा के अनुरूप है? तो वह है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार राज्य की स्थापना से पहले ही
व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, अतः वे राज्य एवं संविधान के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा गलत है, असत्य है? तो इसमें आ जाएगा कि विधि के शासन की परंपरा ने ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली को जन्म दिया है। ये बात गलत है। हालांकि ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है, लेकिन ये कथन यहाँ से गलत है। तो सही कथन कौन सा है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि विधि के शासन की परंपरा में ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च सिद्धांत को अपनाया गया है। ये बात बिल्कुल सही है और ये ए गलत है। बी सही है। सी में बात करें कि विधि के शासन की परंपरा ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, ये बात सही है। और विधि के शासन की नवीनतम विकास के द्वारा ब्रिटेन में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव हुई है। नेक्स्ट बात करें हम नेक्स्ट टॉपिक की, तो वह है संविधानवाद। एक अवधारणा के रूप में संविधानवाद अनिवार्य रूप से सीमित सरकार एवं शासन व शासित के ऊपर नियंत्रण की एक व्यवस्था है। तो ये कथन कहा है J.S. राव शेख ने। संविधानवाद के जनक कौन है, तो ये आ जाएगा अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधानवाद किस पर आधारित एक अवधारणा है, तो वह है विधि पर आधारित संविधान पर। चौथे नंबर पर बात करें तो कौन सा वक्तव्य सही है, तो सही में आ जाएगा कि संविधानवाद विधिक और मूल्यात्मक एक अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधानवाद की दृष्टि में कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ आ जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के विवेक के अनुसार शासन होना, ये चीज़ गलत है। 6 नंबर की बात करें कि कौन सा कथन गलत है इनमें से, तो इनमें से आ जाएगा कि संविधानवाद की तुलना में संविधान का प्रभाव क्षेत्र विस्तृत है। नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि संविधानवाद का अर्थ नहीं है, तो इसमें आ जाएगा जनमत निर्माण के साधनों का नियंत्रण। ये कथन गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर बी आ जाएगा। संविधानवाद का आधार कौन सा नहीं है, तो इसमें आ जाएगा अति शासन व सत्ता के केंद्रीकरण पर स्थायी सहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधानवाद का तत्व नहीं है, तो इसमें आ जाएगा कि शासन में कार्यपालिका की सर्वोपरिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधानवाद की विशेषता नहीं है, तो इसमें आ जाएगा कि संविधानवाद का अमूर्त रूप संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि संविधानवाद की विशेषता नहीं है, तो इसमें आ जाएगा कि कानूनी प्रभु के अधीन राजनीतिक प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधानवाद की विशेषता कौन सी नहीं है, इसमें आ जाएगा अंतर्राष्ट्रवाद पर राष्ट्रवाद की महानता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पाश्चात्य यानी कि उदारवादी संविधानवादी अवधारणा का लक्षण या आधार कौन सा नहीं है, तो इसमें आ जाएगा कि व्यक्ति की आर्थिक समानता और राजनीतिक असमानता, ये चीज़ें नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साम्यवादी संविधानवादी अवधारणा का लक्षण कौन सा नहीं है, इसमें आ जाएगा मानव अधिकारों की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पाश्चात्य यानी कि उदारवादी संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि न्यायपालिका की प्रतिबद्धता की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विकासशील लोकतांत्रिक राष्ट्रों में संविधानवाद का लक्षण है, तो इसका आंसर आ जाएगा संविधानवाद का निर्माण की अवस्था में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विकासशील लोकतांत्रिक राष्ट्रों में संविधानवाद की प्रसंग में कौन सा वक्तव्य गलत है। गलत कथन की बात करें तो यहाँ आ जाएगा कि संविधानवाद के साध्य साम्यवादी संविधानवाद से और साधन उदारवादी संविधान के लिए किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधानवाद के विकास में बाधक नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा एक स्थिर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना। संविधानवाद की समस्याओं के हल के लिए उचित सुझाव है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि
विरोध को कुचलकर राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना, उग्र राष्ट्रवाद की स्थापना करना और राजनीतिक स्वतंत्रता की तुलना में आर्थिक समानता की स्थापना। तो उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। संविधानवाद की समस्याओं के हल के लिए उचित सुझाव कौन सा नहीं है? तो इसमें आ जाएगा कि संविधान में साधारण बहुमत में संशोधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में संविधानवाद मूलतः किससे प्रभावित है? तो उदारवादी अवधारणा से ही प्रभावित है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है कि व्यवस्थापिका और उसके कौन से कार्य हैं? तो विधानमंडल शासन का वह विभाग है जिसका संबंध विधि के निर्माण से है। जहाँ तक विधि के लिए वैधिक बल की आवश्यकता है, ये कथन किसने कहा? तो C.F. स्ट्रॉन्ग इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक संवैधानिक राज्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग विधानमंडल अथवा विधि निर्माता निकाय है। तो इसका आ जाएगा C.F. स्ट्रॉन्ग इसका भी आंसर। नेक्स्ट की बात करें, व्यवस्थापिका का सर्वाधिक प्रमुख कार्य कौन सा होता है? तो वो होता है कानूनों का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य व्यवस्थापिका का संवैधानिक भावना के अनुरूप है? तो वह है राष्ट्रीय समस्याओं पर जन भावना व जनमत को प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में व्यवस्थापिका का उच्च सदन सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है? तो यह आ जाएगा इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निरपेक्ष दृष्टिकोण से तो व्यवस्थापिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है, किंतु कार्यपालिका की तुलना में उसकी शक्तियां लगभग सभी पहलू कम हुए हैं। तो ये कथन कहा है केसी बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस देश में व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन उसके प्रथम सदन से अधिक शक्तिशाली है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थापिका में भूमिका में कमी का एक प्रमुख कारण रहा है। तो दलीय पद्धति का विकास हुआ, यह भी रहा है। कार्यपालिका के कार्यों का प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हुई है। प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रणाली में विकास हुआ है। तो ये सभी रहा है। इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो यहाँ आ जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड में व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के क्या नाम हैं? तो दोनों सदनों के नाम आ जाएगा यहाँ पर लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। द्विसदनीय प्रणाली के संपूर्ण व्यवस्थापिका की स्थिति उस गाड़ी जैसी होती है जिसके दोनों ओर दो घोड़े जुते हुए हैं और दोनों गाड़ी को एक विपरीत दिशा में खींच रहे हों। ऐसा किसने कहा? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है। यदि दूसरा सदन पहले सदन का विरोध करता है तो दुष्ट है, और यदि उससे सहमति प्रकट करता है तो व्यर्थ है। यह कथन किसका है? तो A.B. सेज का है। दूसरे सदन की मौजूदगी स्वतंत्रता की गारंटी है और कुछ सीमा तक यह अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी देती है। यह बात किसने कहा? तो गार्डनर महोदय ने कहा है। 14 नंबर पे, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के गुणों की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है, असत्य है? तो इसका आंसर आ जाएगा कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका राष्ट्रीय धन और समय की मितव्ययिता के अनुरूप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ आ जाएगा कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका प्रभुसत्ता की अविभाज्यता एवं एकता की दृष्टि से उचित है। तो ये कथन गलत आ जाएगा। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो यहाँ आ जाएगा व्यवस्थापिका द्वारा पारित किया जाता है। 18वें नंबर पर, किस देश की व्यवस्थापिका के द्विसदन की रचना अप्रत्यक्ष निर्वाचन और मनोनयन यानी कि नाम निर्देशन सिद्धांत के द्वारा होती है? तो यह आ जाएगा अपने भारत का। किस देश की व्यवस्थापिका में द्विसदनीय की रचना मुख्यतः वंशानुगत आधार पर की गई है? तो वंशानुगत आधार पर है ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड और ब्रिटेन।
असत्य कथन की बात करें तो इनमें से ये कथन असत्य हो जाएगा। ये सभी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, लेकिन ये असत्य कथन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर की कानून की पूर्णता और समस्याओं पर धैर्य और तर्कपूर्ण ढंग से विचार करने की दृष्टि से एक सदनीय व्यवस्थापिका उचित है। तो एक सदनीय व्यवस्थापिका उचित कभी नहीं हो सकती है। व्यवस्थापिका के सदस्यों यानी कि विधायकों का विशेष अधिकार होता है कि सदन में अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भोगना। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वह है कार्यपालिका और उसके कार्य। तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्ति जनता की इच्छा के कार्य रूप में परिणित करता है। यह कथन है गिल क्राइस्ट महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक सुव्यवस्थित लोकतांत्रिक कार्यपालिका की सफलता के लिए आवश्यक गुण होते हैं। तो ये सभी हो जाएंगे कि विधि की मर्यादा में आस्था, कर्तव्यनिष्ठता और कार्यकुशलता। तो इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। लोकप्रिय, सीमित शक्ति वाली, उत्तरदायी कार्यपालिका में किस शासन की व्यवस्था में आस्था है? तो ये व्यक्तिवादी लोकतंत्र की आस्था की बात है। लोकप्रिय, विस्तृत, शक्तिशाली किंतु उदारवादी कार्यपालिका का सिद्धांत किस शासन की व्यवस्था का लक्षण है? तो उदारवादी लोकतंत्र की बात है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसमें कानूनों को लागू करना होता है। जहां कार्यपालिका की शक्ति अंतिम रूप से एक व्यक्ति में पाई जाती है तो उसे कहा जाता है तो एकल कार्यपालिका उसको कहा जाता है। जहां कार्यपालिका की शक्ति अंतिम रूप से कुछ व्यक्तियों की एक समिति के हाथों में केंद्रित होती है तो उसको कहा जाता है तो उसको बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की कार्यपालिका है? तो यहाँ एकल कार्यपालिका है। सदनात्मक कार्यपालिका का लक्षण कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रधानमंत्री का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का लक्षण कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध। किन देशों में कार्यपालिका को आनुवंशिक रूप से मौजूद है? तो ब्रिटेन में और नेपाल में और जापान में कार्यपालिका आनुवंशिक होती है। किस देश में कार्यपालिका का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष यानी कि निर्वाचक मंडल की पद्धति के द्वारा किया जाता है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में आ जाएगा। किस देश में संपूर्ण कार्यपालिका का निर्वाचन व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है? तो वह है स्विट्जरलैंड में, जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। संवैधानिक दृष्टि से कार्यपालिका का कार्य नहीं है तो ये कार्य इसका नहीं है विधि निर्माण व संविधान में संशोधन, क्योंकि ये काम तो है व्यवस्थापिका का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में आपसी संबंधों में संसदात्मक व अध्यक्षात्मक व्यवस्था के लक्षण सीमित रूप से पाए जाते हैं? तो वह है स्विट्जरलैंड में। कार्यपालिका का कार्य कौन सा नहीं है? तो इसमें आ जाएगा सामाजिक व राजनीतिक शिक्षण का काम नहीं होता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर आ जाएगा कि संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली एकल कार्यपालिका और स्विस शासन प्रणाली एक बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कार्यपालिका की शक्ति व कार्य भूमिका में वृद्धि का कारण है? तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। और 19 नंबर भी बात करें कि कौन सा कार्य जो सिद्धांत के रूप में कार्यपालिका के क्षेत्र में नहीं आता है किंतु जिसे व्यवहार में कार्यपालिका करती है? तो इसका भी आंसर सभी आ जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि अर्धन्यायिक कार्य भी करती है, अर्धविधिक कार्य भी करती है और व्यवस्थापिका पर नियंत्रण भी करती है। वह कौन सा देश है जिसमें मंत्रिमंडल तो पाया जाता है लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं होता है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार्यपालिका का राजनीतिक कार्य होता है? तो वो राष्ट्र का नेतृत्व करना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो न्यायपालिका और उसके कार्य नामक टॉपिक की बात करेंगे कि विधि कानून का उल्लंघन करने वाले को दंडित करने का कार्य है।
तो वो है न्यायपालिका का। न्यायपालिका निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करती है? तो यह कानूनों की व्याख्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश की न्यायपालिका को सदैव ही व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानूनों को वैध मानना होता है? तो यह है ग्रेट ब्रिटेन में। किस देश की न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का तो भारत में भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में भी है, उपरोक्त सभी में है। विधायनी अंगों के अभाव में समाज की धारणा स्वीकार की जा सकती है, किंतु न्यायिक अंगों व न्यायतंत्र के अभाव में एक साध्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये कथन है गार्डनर महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो न्याय व्यवस्था की कुशलता से बढ़कर सरकार की उत्तमता की जांच का कोई अन्य अच्छी कसौटी नहीं है। तो यह कथन है ब्राइस महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है कि संविधान और उसकी आधारित समाज की व्यवस्था की रक्षा करना, ये भी होता है, न्यायिक कार्य करना ये भी होता है, कानूनों की व्याख्या करना ये भी होता है। तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। न्यायपालिका का कार्य कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान में संशोधन करना, क्योंकि संविधान में संशोधन करने का काम है वो केवल व्यवस्थापिका का है, व्यवस्थापिका यानी कि संसद का। नेक्स्ट, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रमुख लक्षण होता है, तो यह इसका आंसर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी होते हैं, क्योंकि वह उदार संविधानवाद की उपज होती है, ये बात भी सही है, और वह न्यायपालिका अपने विभाग को स्वतंत्र नियंत्रण करती है, ये भी बात सही है, और कार्यपालिका की स्व इच्छाचारिता से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है, ये बात भी सही है। प्रतिबद्धित न्यायपालिका का लक्षण कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। किस देश में सामान्य विधि पर आधारित न्यायालयों के अलावा प्रशासनिक न्यायालयों की परंपरा मौजूद है? तो ये आ जाएगा फ्रांस देश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के सर्वोत्तम और सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी है? तो यहाँ आंसर आ जाएगा कार्यपालिका की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो न्यायाधीशों के कार्यकाल की दृष्टि से सर्वोत्तम व्यवस्था है, तो वो आ जाएगा आंसर यहाँ पर डी, यानी कि एक बार नियुक्ति के बाद आजीवन पद पर रहने की व्यवस्था। भ्रष्ट एवं सदाचार से हीन न्यायाधीशों की पद मुक्ति के लिए सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है? तो व्यवस्थापिका द्वारा महाभियोग की प्रणाली द्वारा न्यायाधीशों की पद मुक्ति। नेक्स्ट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की स्थापना की दृष्टि से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर आ जाएगा न्यायपालिका वह कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं होना चाहिए। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ आ जाएगा बी आंसर की व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित असंवैधानिक कानूनों को न्यायपालिका द्वारा रद्द किया जाना। नेक्स्ट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, तो यहाँ न्यायाधीशों का लंबा कार्यकाल व पद की सुरक्षा। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सहमति से की जाती है? इसका आंसर आ जाएगा सीनेट की सहमति से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा नियुक्ति आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। किस देश के निम्न स्तर के न्यायालयों में भी न्यायिक कार्य एक से अधिक न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजनीति विज्ञान की विचारधारा टॉपिक से है कि राजनीति विज्ञान में विचारधारा यानी कि आइडियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो डे स्टूट डी ट्रेसी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई कौन सा कथन इनमें से गलत है? तो ये कथन गलत आ जाएगा कि राजनीतिक विचारधारा में प्रतिबद्धता का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा कथन इसमें से गलत है? तो इसमें से एक नंबर आ जाएगा कि विचारधाराओं में पारस्परिक संघर्ष का लक्षण नहीं पाया जाता है। बिल्कुल इसमें पाया जाता है कि विचारधारा जहाँ पर होगी तो वहाँ पारस्परिक संघर्ष भी होगा। तो
यही कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजनीतिक विचारधारा राज्य के संबंध में किस विषय अथवा तथ्य पर अध्ययन करती है, तो यहाँ आ जाएगा कि वह राज्य की उत्पत्ति और विकास पर भी करती है, राज्य की प्रकृति स्वरूप पर भी करती है, और राज्य की जो उद्देश्य, कार्य और महत्व होता है उस पर भी करती है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस विचारधारा ने राज्य को शक्ति पर आधारित अनैतिक, विनाशकारी और विध्वंसक संस्था माना है, तो यह है अराजकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें किस विचारधारा ने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है, तो वो आ जाएगा व्यक्तिवाद ने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। किस विचारधारा ने राज्य की अपनी प्रकृति में एक वर्गीय संस्था माना है, तो यहाँ मार्क्सवाद आ जाएगा। कौन सी विचारधारा राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानती है, तो यहाँ आ जाएगा उग्र प्रत्ययवाद, फांसीवाद और नाजीवाद। उपरोक्त सभी यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कौन सी विचारधारा व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानती है, तो यहाँ व्यक्तिवाद, उदारवाद और उपयोगितावाद तीनों ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता किसका एक आदर्श है, तो यहाँ व्यक्तिवाद का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यह मत किस विचारधारा का है कि जिसको व्यक्ति को अधिकतम सुख दिए जाते हैं, तो इसमें आ जाएगा उपयोगितावाद में। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का प्रत्यक्ष व एवं घोषित आधार था, तो ये केवल विचारधारा है, क्योंकि दोनों देशों की अलग अलग विचारधारा थी। अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा और संयुक्त सोवियत संघ रूस की विचारधारा साम्यवादी थी। राजनीतिक विचारधारा की भूमिका, कार्य और महत्व की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है, ऐसे इनकी असत्य है, तो असत्य कथन की बात करें तो यहाँ है कि यह राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करती है। नेक्स्ट बात करें कि उदारवाद को जन्म देने वाला वह नया आर्थिक युग था जिसका उदय मध्यम यानी कि मध्य युग के अंत में हुआ, तो यह कथन किसका है, तो यह लास्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उदारवाद के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यहाँ जाएगा कि यह एक सुनिश्चित राजनीतिक विचारधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उदारवाद की शुरुआत दिख पड़ती है, कब दिख पड़ती है, प्राचीन यूनानी चिंतन में, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक युग में उदारवादी चिंतन का जनक कौन है, तो यहाँ जॉन लॉक आ जाएगा। जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा भी कहते हैं वैसे तो। 5वें नंबर पर परंपरागत उदारवाद यानी कि नकारात्मक जो उदारवाद है कि सबसे अच्छी अभिव्यक्ति किस विचारक ने की, तो यहाँ आ जाएगा J.S. मिल ने, यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा की गई। आधुनिक यानी कि सकारात्मक उदारवाद का सही अर्थ में प्रथम विचारक कौन है, तो यह है T.H. ग्रीन। कौन सा कथन इनमें से सही है, तो यहाँ आ जाएगा उदारवाद लोकतंत्र और व्यक्तिवाद एक का यौगिक है। लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का यौगिक होता है उदारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस देश में उदारवाद का जन्म और सर्वाधिक विकास हुआ, तो वह ग्रेट ब्रिटेन में। कौन सा कथन सही है, तो इसकी बात करें तो उदारवाद एक निरंकुशवाद का पूर्ण विरोधी है। धार्मिक जीवन में प्रसंग में उदारवाद का अर्थ कौन सा नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा सार्वजनिक जीवन में धर्म का विरोध तथा नास्तिक राज्य की धारणा का समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन उदारवाद यानी कि परंपरागत उदारवाद से संबंधित उपयोगितावादी विचारधारा का प्रतिपादन किस विचारक ने किया है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा अपना जेरेमी बेंथम। सकारात्मक उदारवाद किससे संबंधित है, तो यहाँ आ जाएगा कि लोक कल्याणकारी राज्य, लोकतांत्रिक समाजवाद और बहुलवाद यानी कि सभी आ जाएगा। किस विचारधारा से उदारवाद का निकट एक संबंध है, तो वो आ जाएगा राष्ट्रवाद से, वो आ जाएगा पूंजीवादी लोकतंत्र से, ये उदारवाद का निकट संबंध है।
परंपरागत यानी कि नकारात्मक उदारवाद का अंग नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा आर्थिक समानता। आधुनिक उदारवाद यानी कि सकारात्मक उदारवाद का अंग कौन सा नहीं है, तो इसमें आ जाएगा कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की नीति। समसामयिक उदारवाद के विचारक कौन सा नहीं है, तो इसमें आ जाएगा J.S. लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवाद का सर्वाधिक प्रमुख सिद्धांत है कि व्यक्ति साध्य होता है, इसमें समाज और राज्य साधन के रूप में होते हैं, यह आंसर आ जाएगा। परंपरागत उदारवाद का मत है, तो यहाँ आ जाएगा कि जन्म से प्राप्त विशेषाधिकारों का अंत होना। परंपरागत नकारात्मक उदारवाद का कौन सा मत है, तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह आंसर आ जाएगा। आधुनिक सकारात्मक उदारवाद का मत होता है, तो राज्य एक आवश्यक संस्था या साधन है। अपनी मूल प्रकृति से प्रत्ययवाद एक कैसी विचारधारा है, तो ये राज्यवादी विचारधारा है। होबहाउस ने प्रत्ययवाद यानी कि आदर्शवाद को क्या नाम दिया है, तो दार्शनिक सिद्धांत नाम दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्ययवादी विचारक कौन सा नहीं है, तो इसमें कार्ल मार्क्स आ जाएगा, ये नहीं है, और सारे प्लेटो, कांट और फिक्टे ये सब हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्ययवादी विचारक नहीं है, तो इसका आ जाएगा जॉन लॉक नहीं है, बाकी ये बोनसंके और ग्रीन और हीगल ये हैं। प्रत्ययवाद के प्रसंग में कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ आ जाएगा कि राज्य और समाज में अंतर है, जबकि अंतर मानता ही नहीं है प्रत्ययवाद। उग्रवाद का प्रतिनिधित्व विचारक कौन सा है, तो ये हीगल आ जाएगा इसका आंसर, कि उग्र प्रत्ययवाद का प्रतिनिधि विचारक हीगल को माना गया है। उदार प्रत्ययवाद का प्रतिनिधि विचारक है, तो यहाँ आ जाएगा ग्रीन। हीगल के प्रत्ययवाद के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो आ जाएगा कि राज्य स्वतंत्रता और नैतिकता का मूर्त रूप है। ग्रीन प्रत्ययवाद के अनुसार कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ आ जाएगा सामान्य इच्छा साध्य और प्रभुसत्ता साधन है। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, तो ये ग्रीन का आ जाएगा। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यानी कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का एक अवतार है, ये कथन हीगल ने कहा। जो वास्तविक है वही विवेकपूर्ण और जो विवेकपूर्ण है वही वास्तविक है, यह कथन किसने कहा, यह भी हीगल ने ही कहा है। राज्य को उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करना चाहिए, तो राज्य का ऐसा कार्य सिद्धांत किस विद्वान का है, तो T.H. ग्रीन का है। सामान्य हित की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा है, ये कथन किसका है, तो यह है T.H. ग्रीन का। किस विद्वान का यह मत है कि भौतिक स्तर पर मनुष्य और आध्यात्मिकता स्तर पर राज्य यानी कि राष्ट्र राज्य विश्वात्मा के विकास की अंतिम अवस्था है, तो ये हीगल का है। ग्रीन की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ यह आ जाएगा स्वतंत्रता स्वयं में साध्य है, ये कथन गलत है। किस विद्वान ने राजनीतिक दार्शनिक में प्रत्ययवाद और उदारवाद के लक्षण को एक साथ दिख पड़ते हैं, तो वह है ग्रीन की बात है। कौन सा कथन उग्र प्रत्ययवाद की दृष्टि से मान्य नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर, कि यह राज्य का आधार व्यक्ति की नैतिकता की चेतना, ये इसका आंसर आ जाएगा। किस विचारक ने नैतिक आधार पर सामान्य हित की रक्षा यानी कि व्यक्ति को राज्य के प्रतिरोध का अधिकार दिया है, तो आ जाएगा ग्रीन। किस विद्वान ने प्रत्ययवादी सिद्धांत यानी कि रहस्यात्मक सिद्धांत कहा है, प्रत्ययवादी सिद्धांत को रहस्यात्मक सिद्धांत कहा है, तो वह है मैकाइवर। यह मत किस विचारक का है कि विश्व का विकास विश्व आत्मा की इच्छा अनुसार हो रहा है, इसमें मानव बुद्धि व प्रत्यय की कोई भूमिका नहीं है, तो यह कथन कहा है हीगल ने।
दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ये कार्ल मार्क्स की रचना है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है? तो यह है मार्क्स और एंजल्स की रचना। मार्क्सवाद का दूसरा प्रमुख नाम है, तो वो नाम आ जाएगा वैज्ञानिक समाजवाद। मार्क्सवाद ने हीगल में कौन सी विचारों को प्राप्त किया? तो द्वंद्वात्मक पद्धति को मार्क्स ने हीगल से प्राप्त किया है। कौन सा कथन इनमें से सही है? तो इसमें आ जाएगा कि मार्क्स ने द्वंद्ववादी पद्धति का प्रयोग हीगल की इसी पद्धति से ठीक उल्टा यानी कि विलोम किया है। नेक्स्ट, मार्क्स प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी क्यों कहा जाता है? उनके सभी कारण हैं, ये सारे ही उसके कारण हैं। मार्क्सवाद के अनुसार समाजवादी समाज का प्रमुख लक्षण होता है आर्थिक समानता। मार्क्सवाद के सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी वर्ग को श्रमिक के धन का हरण यानी कि चोरी करने वाला कहा है, तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में ही कहा है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ आ जाएगा सामाजिक परिवर्तन में होने वाली उत्पादन की उपादान में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रसंग में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ आ जाएगा गुणात्मक परिवर्तन में क्रमशः विकास द्वारा मात्रात्मक परिवर्तन तेजी व क्रांति से होता है। मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रसंग में कौन सा कथन सही है? तो इसका आ जाएगा वर्ग संघर्ष आर्थिक द्वंद्व की देन है। मार्क्सवाद के अनुसार किसी उत्पादित वस्तु यानी कि पुण्य का विनिमय मूल्य बाजार की कीमत के द्वारा तय होता है, तो यहाँ जाएगा श्रम। मार्क्सवाद के इतिहास दर्शन के अनुसार इतिहास की प्रवाह व विकास में किसकी भूमिका सर्वोपरि होती है? तो यहाँ उत्पादन के उपादान साधन की। मार्क्सवाद के अनुसार कौन सा कथन गलत है, असत्य है? तो यहाँ जाएगा वर्ग विहीन समाज में राज्य केवल शांति व्यवस्था से संबंधित कार्य करेगा। सर्वहारा के अधिनायक तंत्र का अर्थ होता है श्रमिक वर्ग का शासन। मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य है साम्यवादी सामाजिक अवस्था की प्राप्ति करना। मार्क्सवाद की दृष्टि से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ जाएगा राष्ट्र मानव इतिहास की सर्वोच्च देन है। सर्वहारा के अधिनायक तंत्र यानी कि समाजवादी समाज की व्यवस्था के प्रसंग में कौन सा कथन सही है? तो यह श्रमिकों का एक लोकतंत्र होगा। अपने कार्य में पद्धति से मार्क्सवाद कैसा है? तो वह कार्यक्रम के प्रथम 2 चरणों में क्रांतिकारी और अंतिम में विकासवादी होता है। यह एक कोटेशन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता है और विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, और मजदूरों के पास अपनी बेड़ियों को खोने के अलावा और कुछ भी नहीं है, जीतने के लिए सारा संसार है। तो ये किसने कहा है? तो मार्क्स और एंजल्स ने कहा है। मार्क्सवाद किस प्रकार की समानता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है? तो बी है, आर्थिक समानता को महत्वपूर्ण मानता है। नेक्स्ट बात करें लोकतांत्रिक समाजवाद की, तो ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से लोकतांत्रिक समाजवाद का संबंध किससे है? तो यह आ जाएगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय से है। लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रकार या प्रतिमान नहीं है, तो आ जाएगा श्रम संघवाद, इसका आंसर आ जाएगा। लोकतांत्रिक समाजवादी विचारक कौन सा है? तो इसमें एडवर्ड बर्नस्टाइन है। लोकतांत्रिक समाजवादी विचारक कौन सा इसमें नहीं है? तो फ्रेडरिक एंजल नहीं है। अमेरिकी लोकतांत्रिक समाजवादी कौन सा है? तो इसमें नॉर्मन थॉमस आ जाएगा। और नेक्स्ट, लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रसंग में कौन सा कथन गलत है? तो पहला ही गलत आ जाएगा, राज्य वर्गीय शोषण की एक संस्था है। वैसे वर्गीय शोषण की एक संस्था बताया कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, सत्य कथन की बात कर रहा है, तो यहाँ सत्य कथन आ जाएगा कि मूल्य का उत्पादन केवल श्रमिक नहीं करते अपितु पूरा समाज कर पाता है। भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवादी विचारक कौन सा नहीं है? तो इसमें चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ आ जाएगा, यह एक समाजवादी विचारधारा के रूप में मात्र श्रमिक वर्ग के हित की एक विचारधारा है।
सी लोकतांत्रिक समाजवाद से संबंधित है, तो यहाँ वर्ग सहयोग का सिद्धांत आ जाएगा। भारतीय प्रसंग में लोकतांत्रिक समाजवाद का अपना एक विशिष्ट लक्षण है, जातीय विहीन समाज का आदर्श। नेक्स्ट, भारतीय प्रसंग में लोकतांत्रिक समाजवाद का एक अंतर्विरोध है, तो असमान नागरिक संहिता। लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य को मानते हैं तो एक तटस्थ संस्था जिसका एक सकारात्मक प्रयोग संभव है। लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है, तो यहाँ बी आ जाएगा, शोषण विहीन न्यायोचित समाज की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रसंग में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ समाज और व्यक्ति दोनों का महत्व होना। लोकतांत्रिक समाजवाद के अनुसार समाज में कमजोर व असहाय वर्ग कल्याण का स्पष्ट दायित्व किसका है, तो यह है राज्य का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक समाजवाद किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, सो मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन ये करता है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो यह एक विकासवादी वैधानिक पद्धति में परिवर्तन का समर्थन करता है। नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ आ जाएगा कि अराजकतावाद राज्य का एक पूर्ण अंत चाहता है। निम्नलिखित में से अराजकतावादी विचारक कौन सा है, तो इसमें आंसर आ जाएगा प्रोदा है। अराजकतावादी विचारक इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें आ जाएगा जॉन लॉक नहीं है। और टोल्स्टॉय और महात्मा गांधी किस श्रेणी यानी किस प्रकार के अराजकतावादी हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा दार्शनिक अराजकतावादी। निम्नलिखित में से अराजकतावादी विचारक कौन सा नहीं है, तो इसमें लास्ट की आंसर आ जाएगा। बाकुनिन और क्राप्टकिन किस प्रकार के अराजकतावादी हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा समाजवादी अराजकतावादी। निम्न में से कौन अराजकतावादी विचारक नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा टॉमस होब्स। निम्नलिखित में से कौन सा अराजकतावादी विचारक है, तो इसमें आ जाएगा महात्मा गांधी। अराजकतावाद का लक्षण कौन सा नहीं है, तो इसमें आ जाएगा डी मात्र सहयोग और प्रेम स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था की कल्पना का विरोध करना, यह इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अराजकतावाद का राज्य के बारे में निष्कर्ष, तो इसका आंसर आ जाएगा राज्य का प्रारंभ व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंत का भी प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अराजकतावाद और साम्यवाद किस संबंध में समानता पाई जाती है, तो यहाँ उपरोक्त सभी संबंधों में विशेष समानता पाई जाती है। अराजकतावाद का लक्षण कौन सा नहीं है, तो इसमें केंद्रीयकरण का समर्थन, ये आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साम्यवाद और अराजकतावाद के बारे में मतभेद या असमानता कौन सी है, तो ये उपरोक्त सभी असमानताएं हैं। असत्य कथन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो असत्य कथन के बारे में आ जाएगा कि अराजकतावादी मानते हैं कि राज्य का अस्तित्व ही उसका औचित्य सिद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अराजकतावाद का स्रोत कौन सा नहीं है, तो इसमें आ जाएगा उग्र प्रत्ययवादी व उपयोगितावादी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साम्यवाद लक्ष्यों पर व अराजकतावाद साधनों पर प्रकाश डालता है और इस दृष्टि से अनुपूरक भी है, तो ये आंसर आ जाएगा। अराजकतावाद के बारे में कौन सा मत सत्य है, तो यहाँ आ जाएगा उग्र बौद्धिक विचारधारा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अराजकतावाद की दृष्टि से कौन सा कथन अस्वीकार्य है, तो यहाँ मानव स्वभाव श्रेष्ठ तो है किंतु विश्वसनीय नहीं है, तो यही कथन गलत हो जाएगा। अराजकतावाद में निहित अराजकता का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है शासन, यानी कि राज्य रहित अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अराजकतावाद की दृष्टि से कौन सा मत स्वीकार्य यानी कि सही कथन कौन सा है, तो व्यक्ति साध्य है, जबकि राज्य विहीन व वर्ग विहीन समाज एक साधन के रूप में होता है। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक पूरे होते हैं और मैंने इससे पहले पार्ट 1 यानी कि पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के मूल आधार पार्ट 1 बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। और ये दोनों मिला करके लगभग ये 600-700 क्वेश्चनों के लगभग हो गए और इनसे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को
नहीं मिलेगा, ये एक विश्वास है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को यानी कि अक्षर दृष्टि एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लिया होगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का यानी कि मैं इसमें से टॉप 100 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँगा जिनसे बाहर नहीं जा सके, उसका कार्य चल रहा है। तो मैं वो 100 क्वेश्चन बना करके यूट्यूब पर डाल दूँगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। और इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक वीडियो का पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों।